हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का आज हम लोग का लेक्चर नंबर 69 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करी थी। मैंने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस बताए जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चंस रियल लाइफ से भी थे, है ना। एक क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें एक मीनार और एक खंबे की छाया वया के बारे में बात थी। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था। अब इस लेक्चर में जो मैं लेक्चर की शुरुआत करने वाला हूँ एक ऐसे ही रियल लाइफ प्रॉब्लम से करने वाला हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम रियल लाइफ प्रॉब्लम और बुकिश प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना। तो उन दोनों का मान लीजिए एक मिश्रण है। और उस प्रॉब्लम को करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना त्रिभुज का, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। तो हम लोग सीधे चलते हैं उस प्रॉब्लम पे जो कि मैंने ली है मधुर गुप्ता से। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन से आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और फिर देखते हैं इसको करना क्या है। दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई a मीटर एवं b मीटर है ना। दो ठो अपने पास खंबे हैं। मैं चित्र बनाते जाता हूँ साथ साथ, सॉल्यूशन में इसका देखेंगे तो चित्र बनाते जाते हैं। दो खंबे हैं, एक की ऊंचाई a है, एक की ऊंचाई b है। तो अब जाहिर सी बात है इनकी ऊंचाई अलग अलग है, क्योंकि a और b इक्वल नहीं है। तो एक खंबा छोटा होगा, एक खंबा बड़ा होगा, है ना। तो हम लोग अपने हिसाब से मान लीजिए एक खंबा कुछ इतना बड़ा है और दूसरा खंबा इससे छोटा है। ओके, दोनों ज़मीन से बराबर हाइट पे है, मतलब ज़मीन से दोनों ऐसे हैं बराबर। ऐसा नहीं कि एक खंबा यहाँ से ऊपर जा रहा है तो दूसरा खंबा यहाँ से शुरू होकर यहाँ ऊपर जा रहा है। ओके, हम लोग बड़े वाले खंबे को मान लेते हैं a और छोटे वाले खंबे की ऊंचाई को मान लेते हैं b, है ना। ये है a b और ये खंबा है c d। और कह रहा है इनकी दूरी इनके एक दूसरे से बीच की दूरी p मीटर है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, p मीटर, है ना। ये दिया हुआ है मीटर। और कह रहा है हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक खंबे के शीर्ष को सम्मुख खंबे के निचले भाग से मिलाने वाली रेखा के प्रति छेद बिंदु की ऊंचाई इतनी है। मतलब हम एक खंबे के टॉप को दूसरे खंबे के बॉटम में टच करा रहे हैं। तो जब इससे ऐसी लाइन खींचेंगे जो सी पे टच करे और इससे ऐसी लाइन खींचे जो ए पे टच करे, तो इस बिंदु की दूरी हमें सिद्ध करनी है कि ए बी अपॉन ए प्लस बी है। ये अपने को सिद्ध करना है। ओके, मान लो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है और ये जो ऊंचाई जहाँ पे ये कट कर रही है ये डी बिंदु, ए बी सी डी ई ले लेते हैं इसको। ओके, और हमें इस हाइट को इतने के बराबर प्रूफ करना है। हमें ये हाइट नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं ये h मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, अब हम लोग इस प्रॉब्लम में अगर आगे बढ़ें तो अपने को यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं बड़े बड़े। कौन कौन से ट्राइंगल, ए सी बी एक ट्राइंगल मिल रहा है और ए डी सी एक ट्राइंगल मिल रहा है। और ये जो रेखा ओ ई है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ना। जब हम ए बी सी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ओ ई आ रहा है, और जब ए डी सी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ओ ई आ रहा है। मेन रोल जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस ओ ई रेखा का ही है ना। कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखते जाओ। सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं, माना ए ई बराबर x कॉमा ई सी बराबर y। हम लोगों ने ए ई दूरी को x मान लिया और ई सी दूरी को y मान लिया, तथा बिंदु O की ऊंचाई बराबर, ये मीटर में होगी ना, ये x मीटर और ये y मीटर। ओके, कहीं m लिख रहा हूँ कहीं मीटर लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीटर ही लिखूँ ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि p के बगल में अगर मैंने m लिख दिया तो pm लगेगा। ओके, तो यहाँ पे भी मीटर लिख देते हैं, यहाँ पे भी मीटर। तथा बिंदु O की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h मीटर। इतना हम लोगों को मानना है। अब इसके बाद बाकी सारा काम त्रिभुज की समरूपता वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके करना है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो बोर्ड आई थिंक कम पड़ेगा। देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करो ये वाला त्रिभुज,
ए बी सी और ई ओ सी, है ना, इन दोनों त्रिभुज को कंसीडर करो, देखो हम लोग को क्या क्या मिलता है। ओके, त्रिभुज है ये, त्रिभुज ए बी सी तथा ई ओ सी में, ये भी त्रिभुज है, ए बी सी और ई ओ सी। देखो कोण ए जो है एंगल बी ए सी 90 अंश है और एंगल ओ ई सी ये भी 90 अंश है। क्यों 90 अंश है? क्योंकि कोई भी खंभा जमीन से जब खड़ा रहेगा तो 90 अंश पे ही तो खड़ा रहेगा, है ना, और किसी बिंदु की ऊंचाई अगर हम जमीन से देख रहे हैं तो वो भी 90 अंश का कोण बनाएगी, है ना। तो एंगल बी ए सी बराबर एंगल ओ ई सी बराबर 90 अंश। दोनों त्रिभुजों में एक एंगल कॉमन हो गया, और मतलब एक एंगल बराबर हो गया, और ये एंगल सी कॉमन है, ए बी सी में भी आ रहा है, ई ओ सी में भी आ रहा है। एंगल सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो मतलब जो एंगल यहाँ पे रहेगा वो एंगल दूसरे एंगल के लिए रहेगा, है ना। तो मतलब हम लोगों ने दोनों त्रिभुज में दो एंगल बराबर निकाल लिए, एक त्रिभुज का एक एंगल दूसरे त्रिभुज के एक एंगल के बराबर है, और एक त्रिभुज का एक एंगल ये भी दूसरे त्रिभुज के दूसरे एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब ए समरूपता लगा सकते हैं। ए समरूपता से समरूपता से हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये सिमिलर होगा त्रिभुज ई ओ सी के, है ना। और यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी इज सिमिलर टू त्रिभुज ई ओ सी, है ना। इतना सिमिलर हो गया। अब अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। हम लोग अनुपात देखते हैं, ए बी का अनुपात अगर लें ई ओ से तो ये बराबर होगा ए ई का अनुपात ई सी से, है ना, ई सी कह रहा हूँ, ए सी का अनुपात ई सी से, ऐसे ए सी का अनुपात ई सी से। मान रहे हो ना मेरी बात? बड़े वाली त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा का अनुपात इससे लिया, फिर बड़े वाली त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा का अनुपात इससे लिया, इसी से, है ना। ओके, ये इतना हो गया। ए बी बराबर अपने को पता है क्या है, ए बी बराबर ए है, ए रख दिया। ई ओ क्या है, एच है, एच रख दिया बराबर। ए सी क्या है, ए सी, पी है ना, पी रख दिया, और बटे में ई सी क्या है, वाई, वाई रख दिया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, सो दिस विल इम्प्लाई y इज इक्वल टू क्या आएगा, y की वैल्यू निकालने के लिए h को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h मल्टीप्लाई होगा p में तो hp हो जाएगा, और a बटे में आ जाएगा hp अपॉन a। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग जब हमने इस दोनों त्रिभुजों को कंसीडर किया तो हमें ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इन त्रिभुजों को कंसीडर करेंगे, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए ई ओ, है ना। पुनः त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए ई ओ। देखो सेम पैटर्न में ये पूरा प्रूफ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने को त्रिभुज की समरूपता लगाते रहना है, आराम से आंसर आ जाएगा, बस देखते जाओ। ए ई ओ में देखो यहाँ भी दो कोण 90 अंश है, कोण ए सी डी 90 अंश है, कोण ए सी डी, और कोण ए ई ओ भी 90 अंश है, कोण ए ई ओ दोनों कितने हैं, 90 अंश है, और कोण ए दोनों में कॉमन है ना। एंगल एक्चुअली यहाँ पे एंगल सी लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एंगल सी ये पूरा एंगल है, हमें अगर इस छोटे एंगल को दर्शाना था तो हमें ए सी बी लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एंगल ए सी बी बराबर है एंगल ई सी ओ के। उभयनिष्ठ है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे देख के बताओ, सी ए डी बराबर होगा ई ए ओ के, है ना, सिंपल सी बात है। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए ओ। क्यों? क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ एंगल हैं, उभयनिष्ठ कोण। ओके, अब किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर, ए समरूपता, है ना। अतः
ए ए समरूपता से त्रिभुज ए सी डी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए ई ओ के, है ना, ए सी डी सिमिलर त्रिभुज ए ई ओ के। तो पुनः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। सो दिस विल इम्प्लाई ए सी बटे ए ई बराबर है ए सी, कहाँ गया, ए सी बटे ए ई बराबर होगा सी डी बटे ई ओ के, सी डी बटे ई ओ। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दो, मैंने इस बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा का किसी में नहीं यूज़ किया, मैंने बी सी का भी यूज़ नहीं किया, मैंने डी ए का भी यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें बी सी और डी ए की लंबाई नहीं पता है ना, बी सी नहीं पता है तो इसका यूज़ करने से क्या फ़ायदा, जो चीज़ हमें पता है उसका यूज़ कर लेते हैं। सो सी डी बटे ई हो जाएगा। अब अपने को पता है ए सी पी मीटर है, ए ई कितना है, ए ई एक्स मीटर है, सी डी कितना है, सी डी बी मीटर है, और ये एच मीटर है। तो यहाँ से एच एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, एच पी बटे बी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे है। अब मैं कैलकुलेशन इधर करता हूँ, बोर्ड की कमी पड़ गई। तो अब आप लोग देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ कर देखो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर LHS LHS जुड़ जाएगा, तो x में जुड़ जाएगा y, x प्लस वाई बराबर एच पी बटे बी प्लस एच पी बटे ए, है ना, कैसे भी लिख लो, क्योंकि प्लस का साइन है तो हम लोग स्विच कर सकते हैं, चाहे ये टर्म पहले लिखो चाहे ये टर्म पहले लिखो। ये आ गया। x प्लस वाई क्या आता है, आप लोग फिगर देख के बताओ। x यहाँ से यहाँ तक है, y यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो AC ही तो आएगा ना, और AC अपने को पता है कितना, B है ना, B कह रहा हूँ P है, तो P बराबर एच पी बटे ए प्लस एच पी बटे बी। देखो पूरे में P से डिवाइड कर दो, यहाँ पे P से डिवाइड होगा 1 आएगा, यहाँ पे P से डिवाइड होगा H बटे ए आएगा, यहाँ पे P से डिवाइड होगा H बटे B आएगा। अब वापस एक बार आप लोग H से डिवाइड कर दो, तो ये 1/H हो जाएगा बराबर 1/A प्लस 1/B, है ना। ब्रैकेट में रीजन लिखते जाना, लिख दूँ क्या, डिवाइडिंग बाई P और यहाँ पे डिवाइडिंग बाई H, है ना। एक्चुअली इस स्टेप में रहना चाहिए था, यहाँ पे इस स्टेप को हमने कैसे प्राप्त किया, P से डिवाइड करके, और इस स्टेप को H से डिवाइड करके, है ना। अगर आप लोग एक स्टेप कम करना चाहते हैं तो सीधे लिख दीजिए कि मल्टीप्लाइंग बाई H अपॉन P, नहीं डिवाइडिंग बाई P इंटू H, ऐसे सही रहेगा, है ना। जब P इंटू H से डिवाइड करोगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, H रह जाएगा, है ना। ओके, अब RHS में आप लोग LCM लो, 1/H इज इक्वल टू AB का LCM ये आएगा, B का ऊपर मल्टीप्लाई, A का उधर मल्टीप्लाई। अब हम लोग पलट देते हैं रेशियो को, H को ऊपर ले जाएंगे तो A भी ऊपर चला जाएगा, B A नीचे हो जाएगा, है ना, मतलब B प्लस A। सो H विल बी AB और B प्लस A को हम लोग A प्लस B लिख दें तो अपना काम बन गया। ये तो प्रूफ करना था, हाइट अपने को निकालनी थी ना कि AB अपॉन A प्लस B है, प्रूफ हो गया। देखो थोड़ा सा प्रूफ ट्रिकी है, यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं ये सब। भैया रिजल्ट तक पहुँचना है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा, है ना। मैं एक बार इसको रिकॉल कर दूं। हमें सबसे पहले जो भी स्थिति क्वेश्चन में दी हुई है उसका एक शानदार सा फिगर बनाना है। मुझसे अच्छा नहीं बनता लेकिन आप लोग को अच्छा बनाना पड़ेगा, है ना। हमने एक खंभा बनाया जिसकी ऊंचाई h है, दूसरा खंभा बनाया जिसकी ऊंचाई b है, और दोनों एक दूसरे से p मीटर की दूरी पर स्थित है। अब a के जो खंभा AB है, इसके A बिंदु को इस दूसरे वाले खंभे के टॉप पे मिलाया, टॉप और बॉटम को यहाँ मिलाया, टॉप और बॉटम को यहाँ मिलाया, दोनों मिलते हैं एक बिंदु जिसका नाम है O। O को ज़मीन से मिला दिया, मान लिया कि ये हाइट h हो गई। अब इस हाइट को हमें फाइंड करना है, तब हम लोग कुछ कंसिडरेशन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने A से लेके E तक की दूरी को माना है x, E से लेके Y तक की दूरी को माना है y, और जो A से लेके C तक की दूरी है वो P है, और E से लेके O तक की दूरी को h माना है। इतना हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब हम लोग बारी बारी से दो त्रिभुज कंसिडर करेंगे, ABC कंसिडर करेंगे एक बार, और एक बार
ADC कंसीडर करेंगे। तो जब बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसके साथ हमें EOC लेना पड़ेगा, छोटा वाला ट्राइंगल, है ना। और जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसके साथ AOE लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, जब ABC और EOC को ले लिया तो देखो ABC में ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा और ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा, है ना। कोण BAC तथा कोण OEC 90 अंश है। दोनों त्रिभुज में एक एक कोण बराबर हो गया। नेक्स्ट, ACB और ECO उभयनिष्ठ है। ACB और ECO दोनों त्रिभुजों में कॉमन कोण है, तो कॉमन कोण तो हमेशा बराबर रहेगा ही, तो ये भी बराबर हो गया। तो AA समरूपता लगा दी हमने। जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो AA सिमिलरिटी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। करने के बाद दोनों त्रिभुज सिमिलर आ गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अब इन संगत भुजाओं का मान अपने को पहले से पता है। यहाँ पे AB बराबर A रख दिया, EO बराबर H रख दिया, AC बराबर P रख दिया, EC बराबर Y रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Y की वैल्यू निकाल ली। सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे इन दोनों त्रिभुज के लिए, तो हमें X की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब अपने को पता है कि जो Y डिस्टेंस है और जो X डिस्टेंस है, इन दोनों को जोड़ने पर हमें P मिल रहा है। तो क्यों ना हम इस और इस इक्वेशन को जोड़ दें, तो x प्लस वाई की जगह हम लोग P पुट कर पाएंगे आराम से। ओके, जोड़ दिया, x प्लस वाई की जगह P पुट कर दिया, P दोनों तरफ से कैंसिल आउट, और h को इधर कॉमन लेके नीचे ला लिया, या आप फिर कैलकुलेशन की भाषा में कर सकते हैं, एक बार हमने P से डिवाइड कर दिया, एक बार हमने h से डिवाइड कर दिया, तो अपने को ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, तो ये क्या बन गया, h इज इक्वल टू AB/A प्लस B। दैट वॉज योर आंसर, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है किन्हीं दो त्रिभुजों के, एक्चुअली समरूप त्रिभुजों के जो एरियाज है, जो उनका क्षेत्रफल है, उसका अनुपात भुजाओं के अनुपात में हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, ये देखा था। अब हम लोग संगत भुजाओं के अनुपात में और उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में एक रिलेशन ढूंढने वाले हैं, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपको जो पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है एक्चुअली, उसको मैं लिखता हूं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हम लोगों के पास अगर दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों सिमिलर हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे हम लोग रिलेट करेंगे संगत भुजाओं से, वो हम लोग देखना है। तो इस पर अपने पास एक प्रमेय है, आई थिंक ये 5वीं प्रमेय होने वाली है अपनी इस यूनिट नंबर 6 की। प्रमेय क्या कहती है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, छोटा u है ये, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आप चाहे वर्ग के अनुपात लिखिए, चाहे अनुपात के वर्ग लिखिए, बात एक ही है। अनुपात के बराबर कैसे एक है, मैं बताता हूँ, होता है। देखो, अगर आप किन्हीं दो संख्याओं को वर्ग करके अनुपात निकालिए, a²/b², या फिर अनुपात करके वर्ग निकालिए, बात एक ही है ना। यहाँ भी स्क्वायर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो अपने पास ये थ्योरम नंबर 4 है, जो कहती है अगर दो समरूप त्रिभुज हैं अपने पास, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कैसे ये थ्योरम प्रूव करनी है, क्या क्या स्टेप्स हैं, देखते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोगों को दो त्रिभुज चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल्स दो ठो, मान लिया ABC और दूसरा वाला DEF, ये दो ट्राइंगल्स मान लिए। तो अपने को प्रमेय में क्या दिया है, मेरे पास आज ब्लू पेन नहीं है, तो
पता नहीं कहाँ खो गया, तो मैं इसी से आज लिख रहा हूँ। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। दो त्रिभुज अपने को समरूप दिया है। ओके, सिद्ध रचना इसके बाद आती है ना, रचना। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये इसका नाम AL रख दो और इसका नाम DM रख दो, ये परपेंडिकुलर है। ओके, रचना क्या की हमने, AL परपेंडिकुलर BC तथा DM परपेंडिकुलर EF खींचा। रचना के बाद हमने को देखना है सिद्ध क्या करना है ना। पहले सिद्ध करना होता है, पहले रचना, ये नहीं मुझे कंफर्म। खैर, मैंने पहले रचना कर दी है, कोई बात नहीं। अगर आपको कहीं पे नोट्स में दिखे कि पहले सिद्ध करना है लिखा जाता है, रचना बाद में लिखी जाती है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मेरे को शायद स्टेप भूल गया। सिद्ध अपने को क्या करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये बराबर है किसके, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। तो संगत भुजाओं का वर्ग पहले देखो, AB बटे AB की संगत भुजा क्या है, DE, और BC की संगत भुजा क्या है, EF, और AC की संगत भुजा क्या है, DF। AC DF इनके वर्ग के बराबर है, तो ऐसे वर्ग लगा दो, कोई सीन नहीं है। ये अपने को प्रूफ करना है ना। चलो उपपत्ति पे आ जाते हैं। आई थिंक पहले सिद्ध करना होता है, पहले ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर थर्ड स्टेप होता है, फिर फोर्थ स्टेप होता है उपपत्ति। ओके, उपपत्ति करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे ABC और DEF ट्रायंगल से। ओके, त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है, ये दिया हुआ है ना, समरूप है, ये दिया है। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो क्या बोलते हैं रेशियो है, जो अनुपात है, वो बराबर होगा। सो दिस विल इम्प्लाई AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे और DF। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग निकालते हैं एरिया क्या होता है। आप लोगों को मैंने ये जो परपेंडिकुलर ड्रा करवाया, ये इसीलिए करवाया है कि किसी त्रिभुज में उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। ओके, तो अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखोगे तो 1/2 आधार BC है, ऊंचाई AL है ना। शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर डाला गया परपेंडिकुलर उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ओके, तो तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या आ जाएगा, 1/2 गुणे BC गुणे AL, है ना। ये होगा इसका एरिया। एंड कॉमा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे EF गुणे AM, DM, सॉरी A मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, DM। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ये हैं। अब हम इन लोगों को अनुपात निकालते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफलों का अनुपात प्रूफ करना है ना। सो दिस विल इम्प्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर, इसके पूरे के बटे में इसको लिखा जाएगा, है ना, हाफ BC AL बटे हाफ EF DM। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, इसको सपोज इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। यहाँ से BC AL और EF DM है। चलो इसको एक स्टेप और कर लेते, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल इम्प्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। हम लोग दोनों त्रिभुज की भुजाओं को क्या बोलते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। BC के बटे में EF लिख दो और गुणे AC के बटे में DM लिख दो।
तो ये थोड़ा सिमेट्रिक हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो ABL त्रिभुज बना और ये जो DEM त्रिभुज बना, इन दोनों को समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के बाद हमें अनुपात लेना है कौन कौन सी भुजा का, AB से AL का और DE से DF का। जब समरूप दिखाएंगे तो आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा। खैर, तो हम लोग कंसीडर करते हैं त्रिभुज ABL तथा DEM में, तथा त्रिभुज DEM में। देखो इस दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या क्या दिखाई देता है। पहली बात तो ALB कोण और DME कोण दोनों 90 अंश है, तो कोण ALB बराबर कोण DME दोनों 90 अंश है, तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो गया। अब चूंकि ये जो त्रिभुज दोनों है समरूप है, ABC और DF समरूप है, ABC DEF समरूप है, तो एंगल B यहाँ का और एंगल E यहाँ का दोनों बराबर होंगे, है ना। एंगल B बराबर एंगल E, क्योंकि त्रिभुज, अब दो समरूप त्रिभुजों के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ओके, एक एंगल इक्वल, दूसरा एंगल इक्वल, तो दोनों को AA समरूपता से हम लोग सिमिलर दिखा देंगे। अतः AA समरूपता से हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज ABL सिमिलर है त्रिभुज DEM के। अब ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लोग AB का अनुपात ले लें AL से, सो दिस विल इम्प्लाई AB का अनुपात लेंगे DE से, संगत भुजाओं का अनुपात लेना है ना, तो ये बराबर हो जाएगा AL डिवाइडेड बाई DM, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखो AB बटे DE बराबर BC बटे EF है, और यहाँ पे AB बटे DE बराबर AL बटे DM है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 में LHS अगर इक्वल हो गया तो RHS इक्वल हो जाएगा, है ना। समीकरण 1 व 3 से क्या मिलेगा अपने को, BC बटे EF बराबर AL बटे DM। देखो BC बटे EF बराबर AL बटे DM को अगर हम उठा के यहाँ रख दें, ये AL है यार, AL ही था ना, हाँ AL था, क्योंकि तिरछी ऊंचाई हमें लेनी है, ये AL। तो अगर हम AL बटे DM को, सॉरी यहाँ पे रखेंगे, AL बटे DM को BC बटे EF रख दे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में AL बटे DM बराबर BC बटे EF रखने पर अपने को क्या मिल जाएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा AL बटे DM की जगह BC बटे EF रखोगे तो BC बटे EF यहाँ पे भी है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, BC बटे EF का स्क्वायर। अब BC बटे EF का स्क्वायर आ गया, तो हम लोग BC बटे EF समीकरण 1 से BC बटे EF की जगह एक बार ये भी रख सकते हैं, BC बटे EF की जगह एक बार ये भी रख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू AB बटे DE का स्क्वायर और AC बटे, ये क्या है, DF है यार, मैंने लिखने में गलतियां कर रखी हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखते रहोगे तो मैं बोलता कुछ और लिखने में गलतियां कर देता हूँ, है ना। तो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स यू हैव टू नोटिस। हमें क्योंकि संगत भुजा लेनी है तो AC की संगत भुजा DF ही रहेगी, ये बनी बात है, मैंने E गलती से लिख दिया था, तो AC बटे DF यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना, यही प्रूफ करना था। देखो ये ओके हो गया प्रूफ। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ी। पहले तो जो दिया था त्रिभुज की समरूपता क्या होती है ये दिया था, इसका इस्तेमाल किया हमने इस इक्वेशन को लाने में। दूसरी बात, किन्हीं दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
इसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने, है ना। इसके इस्तेमाल से हमने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिया। ये अनुपात निकालने के बाद इस तरह से लिखना काफ़ी बड़ी हेल्प हो गई, है ना। इस तरह से लिख लिया। अब हमें BC बटे EF तो मिल गया, लेकिन AL बटे DM नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे AL बटे DM का कहीं नामो निशान नहीं है ना। तो हमें कुछ ना कुछ करके इस AL बटे DM को हटाना है, इसकी जगह कोई दूसरा टर्म लाना है। तब अब हम लोग ABL और DEM को कंसीडर किया, दो त्रिभुज। ABL और DEM में ये दोनों कोण 90 अंश, दैट मीन्स दोनों कोण इक्वल। ये दोनों कोण कॉमन है, मतलब सिमिलरिटी के तहत ये दोनों कोण इक्वल हैं। ABC DEF दोनों सिमिलर हैं, तो इनके संगत कोण बराबर हो गए। तो इन दोनों त्रिभुज में ए समरूपता लगा दी, तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। अब सिमिलरिटी के बाद इन दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तब हम लोगों ने AB बटे DE के बराबर AL बटे DM यहाँ पे ले रखा है, और यहाँ पे AB बटे DE बराबर BC बटे EF है। तो समीकरण 1 और 3 से BC बटे EF बराबर AL बटे DM आ गया। ओके, अब इस AL बटे DM की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो BC बटे EF आ जाएगा, है ना। BC बटे EF को हम लोग बारी बारी से एक बार इसके बराबर रखा, एक बार इसके बराबर रखा, तो ये दोनों आ गए। ओके, सिंपल था, प्रूफ था सिंपल सा, बस कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना था। तो इस थ्योरम से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमें दो त्रिभुजों के बारे में बात करी गई है। चित्र में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ABC DEF समरूप है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है और DEF का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है ना, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो हमें BC भुजा ज्ञात करनी है, इस BC को ज्ञात करना है, और एक EF भुजा दे रखी है 4.2 मीटर, है ना। चलो ज्ञात करते हैं हम लोग इसे। तो दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, है ना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया है 9 वर्ग मीटर, और एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है, DEF त्रिभुज ये दिया हुआ है 16 वर्ग मीटर, और एक भुजा EF दी हुई है 4.2 मीटर। अपने को निकालना है BC, है ना। ओके, हमें पता है कि इन्हीं दो त्रिभुजों का अनुपात अगर वो समरूप हैं तो इनके एरिया का अनुपात क्या होगा। चूंकि प्रमेय 5 से एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF बराबर होगा AB बटे DE का स्क्वायर बराबर BC बटे EF का स्क्वायर बराबर AC बटे DF का स्क्वायर। ओके, हमें BC निकालनी है, EF पता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। सो दिस विल इम्प्लाई एरिया ऑफ ABC कितना है 9, एरिया ऑफ DF कितना है 16 बराबर BC नहीं पता, EF कितना है 4.2। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, BC बटे 4.2। दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 4.2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो BC बराबर 2 2 ज़ा 4, 2.1 आया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करोगे तो BC बराबर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3.15 मीटर। ये आ गया आंसर। इस तरह से हम लोग प्रमेय 5 का यूज करके कैसे सिंपली हम लोगों ने इस भुजा को कैलकुलेट कर लिया, है ना। इसके आगे भी और भी एग्जांपल्स हैं और भी एप्लीकेशंस हैं इस प्रमेय के, तो हम लोग वो सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया, मैंने जो भी पढ़ाया आपके लिए वो हेल्पफुल था, और अगर आपको ये समझ आया है, पसंद आया है, तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके मुझे बताइए कि हाउ वाज द वीडियो एंड ऑल। ओके, तो फिर अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 70 में कल वापस से रात 8 बजे। थैंक यू।